स्वागत है आप सभी का सिग्मा के ऑनलाइन क्लास में। और आज के इस क्लास में हम क्लास 12 का एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिससे क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनता है। जिस टॉपिक का नाम है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक ऐसा टॉपिक है, अगर क्लास 12 का एग्जाम देने बैठे हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन ना बने। देखो, ट्रांसफार्मर से जब भी क्वेश्चन बनाया जाता है तो ट्रांसफार्मर का पूरा कॉन्सेप्ट आपको लिखना होता है और साथ में उसके आंकिक प्रश्न भी जुड़ा रहता है। तो आप ट्रांसफार्मर को जब भी तैयार करो तो पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आंकिक प्रश्न को भी तैयार कर लो, ठीक है। तो देखो, ऐसा कभी कभी होता है कि मान लो कि कई सारे सेट बनाए जाते हैं, तो एक सेट में ज्यादा नंबर का पूछ देगा तो एक सेट में थोड़ा कम नंबर का पूछेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि इससे क्वेश्चन ना बने। तो देखो, आप याद रखो, 1 से लेके 5 नंबर तक का क्वेश्चन सिर्फ ट्रांसफार्मर आपको दे सकता है। तो ट्रांसफार्मर को बहुत अच्छे से तैयार कर लो। तो आज देखो, आज के वीडियो में पूरा ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा और प्लस आंकिक प्रश्न भी इसमें देखना है हमको, ठीक है। चलो, यानी कि ये बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको जरूर तैयार करो और बहुत अच्छे से तैयार कर लो। क्योंकि जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है उसमें भी ट्रांसफार्मर बहुत सारे बच्चे बना के लेके जाते हैं और उनसे पूछा भी जाता है ट्रांसफार्मर के बारे में, ठीक है। तो चलो, आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं और देखते हैं ट्रांसफार्मर के पूरे बेसिक से देखेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, वो भी बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना हमको, ठीक है। चलो देखो, हम बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर की। क्लियर? देख लो, तो ट्रांसफार्मर किसे कहते हो भाई। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछेगा ट्रांसफार्मर का परिभाषा पूछेगा, या अगर कहीं लिखना है तो भी तो ट्रांसफार्मर का परिभाषा लिखना होगा। तो क्या लिखोगे? ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ाने या घटाने का काम करती है। यानी कि जब भी प्रत्यावर्ती, यानी कि उसमें दो तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं, पूरा बताया जाएगा आपको, ठीक है। तो इसमें दो तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं, जिसमें से एक में क्या कर एक ट्रांसफार्मर होता है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ाता है, एक प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटाता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का डिफिनेशन यही से बन जाता है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ाती है या घटाने का काम करती है। बात समझ में आई? इतनी सी बात समझ में आई हो तो बोलो जय सिया रामचंद्र की, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें उसमें सिद्धांत की बात करें, ये तो ट्रांसफार्मर का डिफिनेशन आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो सिद्धांत की बात करें तो ट्रांसफार्मर क्या होता है? अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। और अन्योन प्रेरण क्या होता है भाई? कि अन्योन प्रेरण होता है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि दो कुंडलियों की बात करें और एक कुंडली में धारा प्रवाहित करें तो इसके कारण क्या हो, दूसरी कुंडली क्या हो, प्रेरित हो जाए, ठीक है। ये प्राइमरी कॉइल है, ये आपका सेकेंडरी कॉइल है और इसमें धारा प्रवाहित कर रहा हो, ठीक है। तो इसमें धारा प्रेरित हो जाए, ठीक है। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? अन्योन प्रेरण कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर भी ऐसे ही कुंडली लगी होती है, इसीलिए ट्रांसफार्मर जो होता है अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे ही कार्य करता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर आपके किसके सिद्धांत पे कार्य करेगा? अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करेगा, ठीक है। तो चलो हम बात करेंगे इसमें रचना की, अब कि इसकी रचना कैसे की जाती है, ठीक है। चलो देख लो रचना के लिए। तो रचना में सबसे पहले हम देखेंगे तो क्या होगा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कच्चे लोहे के क्रोड लेते हैं। क्या लेते हो? कच्चे लोहे का क्रोड। तो इसमें हम कच्चे लोहे का क्रोड ले लेते हैं और देखो, ये आपके कच्चे लोहे के क्रोड हैं और ये पतले पतले वार्निश से बनाए जाते हैं, जिसको हम लोग पटलित क्रोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पटलित क्रोड। देखो, पटलित होने के कारण ये क्या नहीं, पतला पतला वार्निश से बनाने के कारण क्या होता है, उसमें भौर धाराएं उत्पन्न नहीं होती, यानी कि धारा का क्षय क्या करेगा, बहुत कम मात्रा में करेगा, ठीक है। तो चलो, ये आपके पटलित क्रोड हो गए। और पटलित क्रोड के बाद हम करते क्या है, इस पे दो तांबे की कुंडलियां लपेट देते हैं और दो हिस्से पे तांबे की दो कुंडलियां लपेट देते हैं। यानी कि ये वाला अगर हिस्सा हो गया तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक तांबे की कुंडली को लपेटेंगे। बात समझ में आई? ठीक है। और यहां पे हम क्या करेंगे, एक तांबे की कुंडली को, ठीक है। जिसमें अगर इसकी बात करें, इधर वाले की बात करें, देखो इसमें प्रत्यावर्ती धारा को ऐड कर रहे हैं, तो इसको हम लोग एक को प्राथमिक कॉइल कहते हैं तो दूसरे को क्या कहते हैं, सेकेंडरी कॉइल। बात समझ में आई? चलो ध्यान से देखना, इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी कॉइल। और जो प्राथमिक कॉइल होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, इनपुट वोल्टेज, इसमें वोल्टेज को क्या करते हैं, इन करते हैं।
तो इसको क्या लिखोगे, इनपुट वोल्टेज। ठीक है, तो जब इनपुट वोल्टेज, इसमें वोल्टेज को इन करोगे तो यहां से वोल्टेज क्या होगा, आउट होगा, तो इसको आप कहते हो आउटपुट वोल्टेज। क्लियर, बात समझ में आ रही है इतनी सी? ठीक है, तो अब देखो इसमें ट्रांसफार्मर में दो कॉइल हो गए। अब देखोगे दो कॉइल है, अभी बताया कि अन्योन्य प्रेरण की के सिद्धांत पे कार्य करता है, यानी एक में धारा प्रवाहित करोगे तो दूसरे में धारा क्या होगी, प्रेरित होती है। तो मान लेते हैं कि इस कॉइल में फेरों की जो संख्या है वो कितनी है, ये आपकी प्राथमिक कॉइल है तो कितनी है, एनपी है, ये सेकेंडरी कॉइल है तो कितनी है, एनएस है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि जब किसी भी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होगा, ये फ्लक्स उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, फ्लक्स। जब फ्लक्स उत्पन्न होगा तो फ्लक्स को किससे इंडिकेट करते हो, फाई से। ठीक है, तो जब इसमें चुंबकीय फ्लक्स की बात करेंगे तो अगर एक फेरे में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स इतना है और फेरों की संख्या कितनी है, एनपी है, तो कुल जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा जी, एनपी इंटू फाई, जिसको आप फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या कहते हो, जिसका मात्रक क्या होता है, वेबर टर्न होता है। ठीक है, अब यहां पे इतनी बात समझ में आ रही हो तो अगर इसमें धारा जैसे ही प्रवाहित करेंगे इसमें क्या होगा, फ्लक्स उत्पन्न होगा, और फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। और हम जानते हैं कि जैसे ही धारा प्रवाहित करेंगे उसमें क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और प्रेरित विद्युत वाहक बल के संबंध में जो नियम है वो किसने दिया था, फैराडे ने दिया था। और फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जब नियम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब हम किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, इसके फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर, यानी कुल फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होगा, यानी माइनस एन, और एक फ्लक्स परिवर्तन क्या होगा, डी डी टी ऑफ फाई। ठीक है, तो ये प्राथमिक कॉइल है, तो प्राथमिक कॉइल में जो फ्लक्स परिवर्तन होगा वो कितना होगा, एक बार थोड़ा सा इसको देख लो, जो फ्लक्स परिवर्तन होगा वो कितना होगा, यहां से देख ले कि क्या लिखोगे, प्राथमिक कॉइल है तो इसको क्या लिखोगे, ईपी, और ईपी इज इक्वल टू एन। एन का वैल्यू कितना है, माइनस तो लगाओगे, यहां पे क्या होगा, एनपी है, और ये मिलेगा आपको डी डी टी ऑफ फाई। क्लियर, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। तब ये द्वितीय कुंडली में उत्पन्न क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा ई एस इज इक्वल टू माइनस एन एस, और ये मिलेगा आपको डी डी टी ऑफ फाई। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड। अब यहां से आप लिख लो समीकरण 2/1 से, 2 में 1 से भाग करोगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा ई एस अपान ईपी, ये इज इक्वल टू, आप ध्यान से देखो ई एस, ये मिलेगा माइनस एन एस इंटू डी डी टी ऑफ फाई, और अपान में क्या होगा, माइनस एनपी इंटू डी डी टी ऑफ फाई। ये तो कटेगा ना, माइनस से माइनस भी तो कटेगा ना। अब बचा क्या हमारे पास, क्या मिल जाएगा, यहां से आगे देख लो क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा ई एस अपान ईपी इज इक्वल टू, ये आपको मिला एन एस अपान एनपी। बात समझ में आ रही है, देखो यहां से एक फॉर्मूला आपको मिल गया कंप्लीटली, यहां से एक आपको फॉर्मूला यहां मिल गया। बात समझ में आ रही है इतनी? चलो, अगर इतनी सी बात समझ में आ रही है तो रैंडम इसको नोट कर लो, और इसका पूरा का पूरा अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाओ और वहां पे सर्च करो सिग्मा क्लासेज बीएसटी। क्लियर, और भी मेरा टेलीग्राम का चैनल है, वहां पे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में इसका नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आई, आप इतना याद रख लो, ये मिला ई एस अपान ईपी इज इक्वल टू एन एस अपान एनपी। बात समझ में आ रही है? चलो, इसमें कोई डाउट, कोई भी डाउट हो तो आप चैट सेक्शन में चैट करके पूछ सकते हो। ठीक है, चलो इतनी सी बात समझ में आई, बहुत सिंपल सी बात है। अगर इतनी सी बात समझ में आ रही है चलो तो आगे बढ़ते हैं, फिर आप नोट भी कर लिए हो। चलो यहां तक हो गया तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां पे हम देखेंगे कि हम बात कर रहे थे ट्रांसफार्मर की, तो इसमें आपको जो सूत्र मिला था ये मिला था ई एस अपान ईपी इज इक्वल टू एन एस अपान एनपी। ये तो फॉर्मूला आप देख चुके हो, ये तो आपको मिला था। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इसमें क्या हो,
इसमें ध्यान से देखो, अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक जो होता है ये आपको मिलता है स्टेप अप कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? स्टेप अप। और स्टेप अप कब होता है? देखो स्टेप अप कब होगा? जब हम बात करें कि ये क्या हो, लो वोल्टेज को क्या करता हो, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता हो, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता हो। जब लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा तो इसको कहते हैं स्टेप अप। बात समझ में आ रही है? लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट किया तो इसको कहते हैं स्टेप अप। और स्टेप अप में क्या होता है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, यानी कि दोनों कुंडलियों के जो प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात करें तो यहां पे क्या होता है कि सेकेंडरी कॉइल का जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो क्या होता है, प्राइमरी कॉइल के प्रेरित विद्युत वाहक बल से बड़ा होता है। इसका मतलब देखोगे ईएस बड़ा है ईपी से, इसका मतलब होगा एनएस भी बड़ा है किससे? एनपी से। तो एनएस इज ग्रेटर देन क्या लिखोगे? एनपी। इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर में जो आपका प्राइमरी कॉइल है, ठीक है, ये आपका प्राइमरी कॉइल है, ये आपके पटलित क्रोड होते हैं, ठीक है, और यहां पे ये आपका क्या होगा? सेकेंडरी कॉइल हो गया। ध्यान से देखना, जो ट्रांसफार्मर में क्रियाएं होती हैं वो सिर्फ क्या होते हैं, जो क्रोड लगे होते, सॉरी कुंडली जो बनी होती है, कुंडली में फेरों की जो संख्या होती है उसी के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण किया गया 2 भागों में। एक को स्टेप अप कहते हैं, एक को स्टेप डाउन कहते हैं। तो इसमें देखा गया है कि एनएस अगर सेकेंडरी कॉइल में, यही ना आपका सेकेंडरी कॉइल है, और इसमें क्या लिखोगे? एनपी लिखोगे। तो इसमें देखिए अगर सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या ज्यादा हो प्राथमिक कॉइल से तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। यानी स्टेप अप में क्या लिखोगे कि वैसा ट्रांसफार्मर जिसके प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है। और जो क्या करेगा? लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। और इसका यूज हम लोग कहां पे करते हैं? पावर हाउस पे। पावर हाउस पे इसका यूज किया जाता है। यानी कि जब कहीं भी अगर हमको क्या करना हो कि अगर धारा को कहीं बहुत ज्यादा दूर तक भेजना हो तो हम क्या करते हैं? इस ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। यानी कि हम पावर हाउस पे जो भी ट्रांसफार्मर लगे होते हैं जहां से ग्रामीण स्तरों तक वैद्युत धारा को भेजा जाता है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं? ये वाला स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। बात समझ में आई ना? कि जिसका क्या होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा जी? जिसमें यानी कि इसमें ईपी क्या होगा? लेस देन होगा किससे? ईएस से। यानी ईएस ग्रेटर देन है किससे? ईपी से। ईएस जब बड़ा है तो एनएस भी बड़ा होगा, तो एनएस देख रहे हो बड़ा है, तो इस तरीके की क्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेप अप। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो, स्टेप अप बात समझ में आ रही है। स्टेप अप जब क्लियर हो गया तो हम बात कर लेते हैं स्टेप डाउन की। स्टेप डाउन, ठीक है, यही देख लो, दोनों फिगर साथ साथ में रहेगा। तो स्टेप जब डाउन की बात करोगे तो इसमें क्या लिखोगे? इसमें लिखोगे ES इज लेस देन EP। जब ES EP से छोटा होगा तो बात समझ में आ रही है ना कि NS भी क्या होगा? NP से छोटा होगा। यानी कि अब हम बात करेंगे किसमें? ये वाली क्रिया है जो है स्टेप डाउन की बात करें, स्टेप डाउन यानी सेकेंड जो आपका ट्रांसफार्मर होता क्या होता? स्टेप डाउन जब होगा तो इसमें लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते हो। अब ये क्या करता है? हाई वोल्टेज को ये लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। तो इसमें क्या होगा? इसमें देख रहे हो कि प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या कम है और सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या ज्यादा है। तो ये पलट दो, अब इसमें कर दो क्या? जो आपका प्राइमरी कॉइल होगा इसमें फेरों की संख्या ज्यादा कर दो। बात समझ में आ रही है? और जो आपका सेकेंडरी कॉइल होता है उसमें फेरों की संख्या क्या कर दें? कम कर दें। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। और इसका यूज क्या होता है? हर ग्रामीण क्षेत्रों में देखोगे, हर छोटे छोटे शहरों में देखोगे या बड़े बड़े शहरों में देखोगे, जहां से घरों में बिजली सप्लाई की जाती है, वहीं पे ये क्या होता है? स्टेप डाउन लगाया जाता है। हर गांव में देखे होगे
या शहर में कहीं भी देखे होगे जहां से बिजली आपके घर तक पहुंचती है वहां पे एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, तो वही ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन होता है, जो हाई वोल्टेज को क्या करता है, लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके आपके घरों तक भेज देता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ रही है ना। चलो, जब इतनी सी बात समझ में आ रही है तो और थोड़ा सा आगे इस पे देख लें। ठीक है, कि अगर ट्रांसफार्मर हमारा क्या है, आइडियल है, यानी आदर्श ट्रांसफार्मर है। अगर हमारा ट्रांसफार्मर क्या है, आदर्श है। आदर्श का मतलब क्या, जिसकी दक्षता कितनी हो, 100% हो। जिसकी दक्षता कितनी हो, 100% हो, यानी वो वैद्युत ऊर्जा का क्या रूपांतरण नहीं करता हो। लेकिन ऐसा कोई ट्रांसफार्मर हो नहीं सकता। लेकिन हम मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर बिल्कुल आदर्श है, इसमें कहीं भी क्या है, कोई वैद्युत धारा का रुकावट नहीं है, कहीं रूपांतरण नहीं कर रहा है। तब क्या होगा कि जब हम बात करेंगे द्वितीयक में जो शक्ति होगी, ठीक है जी, सेकेंडरी में जो शक्ति होगी, तो यानी कि सेकेंडरी कॉइल की बात करें, यस का मतलब सेकेंडरी, चाहे आप डायरेक्ट लिखो, ठीक है। तो द्वितीयक में शक्ति की बात करेंगे, ठीक है, और द्वितीयक की शक्ति क्या होगी, प्राइमरी की शक्ति के बराबर होगी, यानी यस का जो पावर होगा वो क्या होगा, प्राइमरी के पावर के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो पावर किसको कहते हो भाई, ये क्या होगा, वैद्युत वाहक बल। यानी आप लिखोगे द्वितीयक की बात कर रहे हैं, तो द्वितीयक के लिए वैद्युत वाहक बल क्या लिखे हो, ईएस। ईएस इंटू इसमें बहने वाली धारा कितनी होगी, आईएस हो जाएगी, इज इक्वल टू इसमें क्या लिखेंगे, ईपी इंटू इसमें बहने वाली धारा क्या होगी, आईपी हो जाएगी। तो हम ईपी को इधर भेजें तो ये होगा ईएस अपान ईपी, ठीक है, इज इक्वल टू, ये पहले से आपका आईपी है, इसको इधर भेजोगे तो क्या होगा, आईएस मिलेगा। बात समझ में आ रही है? और हम पहले से देख लिए हैं कि पहले वाला जो सूत्र है हमको क्या मिला है, ये मिला है ईएस अपान ईपी इज इक्वल टू, यहां मिला है हमको एनएस अपान ईएनपी। बात समझ में आ रही है? और यहां से दे दिया हमको ईएस अपान ईपी का वैल्यू दे दिया आईपी अपान आईएस, यानी यहां पे मिलेगा आईपी अपान आईएस। ठीक है, कोई दिक्कत? और इसी चीज को, इसी रेशियो को हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्या कहते हो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं, जिसको हिंदी में क्या लिखते हो, परिणमन अनुपात। अनुपात क्या लिखते हो, परिणमन अनुपात, जिसको इंडिकेट करते हो किससे, आर से। यानी ट्रांसफार्मर के लिए ये वाला जो सूत्र है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसी से आपके क्या होंगे, सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे। बात समझ में आ रही है इतनी से? ठीक है, चलो, जब इतनी सी बात समझ में आ रही है तो आगे बढ़ लेते हैं। इस सूत्र को आप जरूर याद कर लेना, क्या होगा, ईएस अपान ईपी इज इक्वल टू एनएस अपान एनपी इज इक्वल टू आईपी अपान आईएस। ठीक है, ये तो दोनों क्रम में चलेगा, लेकिन ये क्या होता है, अनुकंपाती होता है। यानी अगर कहीं भी लिखना हो तो आप लिखोगे ईएस अनुकंपाती लिखना होगा, तो ये क्या लिखोगे, आईपी सॉरी आईएस। आईएस सेकेंडरी कॉइल में जो उत्पन्न वैद्युत धारा होती है, या कह सकते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल के क्या होता है, व्युत्क्रमपाती होता है क्या, वैद्युत धारा। ठीक है, चलो यहां तक तो बात समझ में आ रही है। चलो हम क्वेश्चन पे चलते हैं, देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारा। देखो, ये क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहा है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्याएं क्रमशः क्या है, 1100 एवं 110 है। प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है। क्लियर? यदि द्वितीयक कुंडली में जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा कितनी हो, 220 ओम। प्रतिबाधा को जेड से इंडिकेट करते हैं, जो क्या प्रतिरोध का काम करता है लगभग। ठीक है, अब दो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो प्राथमिक आपको ज्ञात करना है क्या, आईपी ज्ञात करना है। ठीक है, जो दिया है पहले नोट कर लो, करे कि प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या दिया है, तो सबसे पहले प्राथमिक की बात करें तो यहां पे क्या दे दिया हमको, जो दिया रहता है उसको सबसे पहले नोट करते हैं। तो जो दिया है तो प्राथमिक की बात कर रहा है, तो फेरों की संख्या यानी एनपी इज इक्वल टू 1100। अब उसके बाद से कह रहा है सेकेंडरी एनएस इज इक्वल टू 110। ठीक है, अब कह रहा है कि यहाँ पे प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज, यानी कि ये दे दिया है ईपी
ईपी इज इक्वल टू 220। क्लियर, बात समझ में आ रही है। और उसके बाद से यहां से करा, यदि द्वितीय कुंडली से जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा यानी जेड का मान दिया है, जेड इज इक्वल टू 220 ओम दिया है। ठीक है, तो प्राथमिक में हमको ज्ञात क्या करना है, ये आपको ज्ञात करना है, ये आपको ज्ञात करना आईपी, प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा यानी आईपी बराबर वाट। ठीक है, बात समझ में आ रही है इतने से। अब सूत्र देखो, सूत्र अभी बताया गया है, ये होता है ES अपान EP इज इक्वल टू NS अपान NP। इतनी सी बात तो समझ में आ रही है ना। ये सूत्र होता है, तो ES का वैल्यू बता दो कितना है, नहीं पता है तो लिखेंगे ES अपान EP का तो वैल्यू पता है ना, कितना 220 इज इक्वल टू NS का वैल्यू है 110 और इसका है 1100। क्लियर, बात समझ में आ रही है। ये 0 से 0 कैंसल। अब यहां से ES का वैल्यू फाइंड कर लो। ES इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इधर जाएगा तो ये होगा 11 इंटू 220 अपान 110, ये डिवाइड होगा 2 बार में, ये मिलेगा 22। ठीक है, तो ES का वैल्यू मिल गया, तो ES का वैल्यू कितना मिला जी, 22 वोल्ट मिल गया। बात समझ में आ रही है इतनी सी। चलो, जब इसका मान मिल गया तो हम क्या ज्ञात कर लेंगे, हम यहाँ पे ES जो होता है, ओम का नियम अगर देखो तो ये होता है V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। अब I का मान ज्ञात करना हो तो लिखोगे V बाई आर। तो R मतलब क्या है, यहाँ पे Z दिया है और यहाँ पे V का मतलब कितना है, ये दिया है आपको ES दिया है, और I का मतलब क्या है, I का मतलब क्या, IS अभी, क्योंकि यस के लिए हम लोग कर रहे हैं ना, यस दिया है। तो आप यहां से क्या ज्ञात कर लोगे, यहां से लिखोगे IS इज इक्वल टू यहां पे ES अपान कितना Z। ES का वैल्यू 22 है और Z का वैल्यू 220 है। डिवाइड करोगे 10 बार में डिवाइड हो जाएगा, यानी 1/10, और इसको डिवाइड करोगे तो 0.1 एम्पियर। देखो IS का वैल्यू मिल गया, मिला ना, यहां तक कोई दिक्कत। जब IS मिल गया तो आगे क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे का वैल्यू तो और आसान हो गया। अब ES अपान क्या होता है, EP इज इक्वल टू, यहां से ध्यान से देखो, ये होता IP अपान IS। ठीक है, इसका भी मान पता चल गया है, इसका मान कितना होता है देख लो, 22 है। क्लियर, और EP का वैल्यू क्या है, 220 है, इज इक्वल टू IP, यही तो ज्ञात करना है। और IS का वैल्यू दिया है 0.1 दिया है, जिसको आप लिख सकते हो 1/10। कोई कंफ्यूजन बोलो। अगर यहां तक बात समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं अगर डायरेक्ट ऐसे समझ में आ रही है तो आप इसको उतना ही लिखो जो डिवाइड कर लिए हो। ठीक है, तो क्या लिखोगे, यहाँ पे 0.1 लिखोगे। अब 0.1 जब कर लोगे तो यहां देखो, इसको इधर भेजें तो ये क्या मिलेगा, हमको IP चाहिए, तो IP इज इक्वल टू ये क्या मिलेगा आपको, 0.1 इंटू 22 अपान 220, इसको डिवाइड करोगे 10 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो ये मिलेगा IP इज इक्वल टू 0.1 अपान 10, यानी फिर से इसका वैल्यू कितना होगा, ये होगा 0.01 एम्पियर। बात समझ में आई, ये आपका फाइनली क्या होगा, इसका आंसर हो गया। समझ में आ रही है ना बात, बोलो। देखो, तो ये जो क्वेश्चन था ये ट्रांसफार्मर से था। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का अगर कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट करोगे तो उससे आंकिक वैल्यू जरूर, आंकिक प्रश्न जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि अगर आंकिक प्रश्न नहीं तैयार करते हो तो ट्रांसफार्मर फिर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, चलो यहां तक कोई दिक्कत। चलो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं किसी अगले ऐसे टॉपिक के साथ जो फिर से बोर्ड के एग्जाम में धमाल मचाने वाला हो। ठीक है।